Hello friends, today we are going to discuss what is GST and we'll try to cover everything which is relevant for working on GST and having the knowledge of GST. So, as everybody knows that GST was introduced in India on 1st July 2017, but very few people know that what was the background of GST, when it all started, what was the things which were going on before GST was implemented. So in the video you can see that GST was first introduced in the year 2006. So you can all imagine that 11 years it took for the government to successfully implement GST in a country like India, because there are various reasons, there are various problems. Some might be constitutional, some might be political, practical. So all of these needed some um, changes. Therefore GST was implemented on 1st July 2017, and approximately after 11 years of struggle we successfully uh, got GST launched in India. Before understanding what is GST, we need to know what was the need for GST. GST जरूरी क्यों था, क्या जरूरत थी? हमारे पास इंडिया में इतने सारे टैक्सेस हैं, इतने तरीके के टैक्सेस थे, तो जीएसटी की जरूरत क्यों महसूस की गई? क्यों गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जीएसटी होना चाहिए? क्यों ऐसा हुआ कि पूरे देश में एक टैक्स, एक कॉमन टैक्स सिस्टम होना चाहिए? So there are various reasons. I have selected of four of the reasons, because these are the crux why GST was needed. So first is cascading effect. Cascading effect basically means charging tax on tax. Normally जब हम जीएसटी से पहले वाले सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, लोकल टैक्सेस, अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे अलग अलग नाम से अलग अलग टैक्सेस लगते थे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते थे। तो ये जो टैक्सेस होते थे, क्या होता था कि एक मान लीजिए टैक्स लगा वैट, दूसरा टैक्स लगना है सर्विस टैक्स, और दोनों ही टैक्सेस अलग है। वाई? क्योंकि वैट एक स्टेट टैक्स था और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज होता था। तो ऐसे में इन दोनों टैक्सेस का कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं था, कोई एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं थी, और टैक्स को कॉस्ट का हिस्सा मान लिया जाता था नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो अल्टीमेटली जब नेक्स्ट स्टेज डीलर अपनी कॉस्ट निकालता था तो उसमें पिछला टैक्स वो कॉस्ट में मान लेता था, और अगला जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो उसी ओवरऑल वैल्यू पे चार्ज किया जाता था। तो अल्टीमेटली देयर वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टैक्सेस। व्हाई? बिकॉज पहले वाली कॉस्ट में टैक्स है, फिर आपने एक और बार टैक्स लगाया, और ये this goes on forever until the goods are sold off to the final consumer. So cascading effect was a very big problem in the earlier regime. उसको ओवरकम करने के लिए एक जरूरत महसूस करी गई कि कंट्री के अंदर एक टैक्स हो जहां पर फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट हो, जहां पर क्रेडिट्स इस वजह से रिस्ट्रिक्ट ना हो क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग लॉज के वजह से वो टैक्सेस इंपोज हो रहे हैं, क्योंकि उन टैक्सेस की कास्केडिंग इफेक्ट होने की वजह से अल्टीमेट जो बर्डन है वो कंज्यूमर्स पर आता था। सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टैक्सेस थे इतने तरीके के, तो जब इतने तरीके के टैक्सेस होंगे और इंडिया इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री की बात हम कर रहे हैं, तो टैक्सेस में यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी। हर स्टेट में अपना टैक्स, आप सेंट्रल लेवल ट्रांजैक्शन करेंगे तो अलग टैक्स, अगर आप वन स्टेट से अनदर स्टेट ट्रांजैक्शन करेंगे तो कोई और टैक्स, अगर आप गुड्स में डील करेंगे तो कुछ और टैक्स, अगर आप सर्विसेज में डील करेंगे तो कुछ और टैक्स। एक आइटम पे दिल्ली में लग रहा है 5%, गुजरात में लग रहा है 12%। तो देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन द सिस्टम, और इस यूनिफॉर्मिटी ना होने के कारण कंफ्यूजन और मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा था। तो अगेन
this became a reason why GST was needed. Next problem area was multiple registration. जब इतने सारे टैक्सेस की आप बात करेंगे, अलग अलग लॉज की आप बात करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग लॉज में लेना पड़ेगा. अगर आप सर्विस टैक्स की बात करेंगे तो आपको सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अगर आप वैट की बात करेंगे तो वैट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. एक्साइज के लिए एक्साइज रजिस्ट्रेशन, लोकल टैक्सेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन. तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेड टू लार्ज compliance cost, difficulty in complying with all the laws, ambiguity in the situation why because one law says something and another law was contradicting the same, so confusion का भी problem इसी की वजह से आ जाता था. And one more problem which we people were facing prior to GST was goods and service dilemma. Dilemma मतलब उलझन. अब नॉर्मली जब हम बात करते हैं सामान और सर्विस की, तो हमको बेसिक सा एक डिफरेंस बताया जाता है कि गुड्स का मतलब है एनीथिंग विच इज टैंजिबल और सर्विस का मतलब होता है ऐसी चीज जो इंटैंजिबल है. वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम. बट आज के टाइम में जब हम बात करते हैं चीजों की या ट्रांजैक्शंस की, तो गुड्स सिर्फ गुड्स नहीं रह गए हैं और सर्विसेज सिर्फ सर्विसेज नहीं रह गई हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से फूड इन अ रेस्टोरेंट, खाना खाने गए रेस्टोरेंट के अंदर, तो अगर आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया तो आपने सर्विस अवेल करी कि गुड्स लिए? अगर वैसे बोला जाए तो शायद हमने दोनों लिया है. बट हु विल बाइफिकेट द अमाउंट कि उसमें कितना गुड था कितना सर्विस था? आपने अगर एक सीडी खरीदी, तो आपने कोई गेम की सीडी, मान लीजिए PS4 है या कोई सॉफ्टवेयर के लिए सीडी खरीदी, तो आपने देखने के लिए तो देखा जाए तो आपने एक सीडी खरीदा है, बट उस सीडी का वर्थ उतना नहीं है जो उसके अंदर का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस का वर्थ है. तो आपने एक्चुअली तो एक सर्विस खरीदा है, वो इंटैंजिबल है. तो ऐसे कुछ सिचुएशंस में जब हम जाते थे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि गुड्स माने कि सर्विस माने. तो ऐसे में अगेन इट बिकेम अ प्रॉब्लम कि गुड्स है कि सर्विस है. जब तक ये क्लियर नहीं होगा, एक टैक्स पेयर टैक्स क्या लेवी करेगा? वो वैट रजिस्ट्रेशन लेगा, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन लेगा. तो ऐसे जब सिचुएशंस आते थे तो वहां पर लिटिगेशन का मैटर बनता था, आगे तक जाना पड़ता था, कोर्ट केसेस में जाना पड़ता था. तो it led to again sort of very bad scenario for the people as well as the departments. So now it is become clear कि goods और service क्या है, क्या मतलब है, क्योंकि GST एक कॉमन लॉ है और उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि गुड्स क्या होंगे, सर्विसेज क्या होंगे, किनको गुड्स मानना है, किनको सर्विस मानना है, किनको कुछ नहीं मानना है. तो आई होप कि GST का नीड क्या है था, GST क्यों इंडिया में आया, उसका पर्पस आप लोगों को समझ आ रहा होगा. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. प्री टू पोस्ट GST. अभी मैंने आपको नीड फॉर GST समझाया, जरूरत क्या थी वो तो समझ आ रहा है, ये पता चल रहा है कि हमको GST चाहिए था. जो ये प्रॉब्लम्स थी उन्हीं से ये प्री और पोस्ट भी आ गया कि GST 1 जुलाई 17 में आया, उससे पहले इंडिया में क्या सिनेरियो था, क्या होता था, और 1 जुलाई 17 में जब GST आ गया, आज अब क्या सिचुएशन है. तो 1 जुलाई 17 से पहले अलग अलग नाम से अलग अलग टैक्सेस होते थे, जिनका कुछ का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा. सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय. तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे टैक्सेस थे. तो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 17 टैक्सेस थे जो आज पोस्ट GST रिजीम में सबमर्ज होकर एक कॉमन टैक्स सिस्टम में आ गए हैं, जिसमें GST की बात की जाती है. और GST में सिर्फ 3 नाम हैं जो हम लोग आज की डेट में लेवी करते हैं GST के अंडर. GST जब बोला जाता है तो GST एक सिंगल टैक्स है. और सिंगल टैक्स क्यों है? क्योंकि ये सिंगल लॉ से आता है.
तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी सिंगल है। हाँ, वो बात अलग है सेंटर और स्टेट, क्योंकि हमारा इंडिया का फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम को देखते हुए उसके हिसाब से लॉ में प्रोविजंस डाले गए हैं, बट एंड यूजर के लिए कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म लॉ है और एक यूनिफॉर्म टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, कोई मैनुअल प्रोसेसेस नहीं है कि टाइम लैग लगे चीजों को पूरा करने के लिए, या आपको कहीं डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज थिंग्स आर कंप्यूटराइज्ड इन द यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स। जीएसटी जो आज हम लोग चार्ज करते हैं वो 3 नाम से चलता है: सीजीएसटी, एसजीएसटी स्लैश यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब क्या है, सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी से पहले जो हमारे टैक्सेस थे वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाते थे और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाते थे। तो ऐसे में जो टैक्स था वो दोनों सरकारों का था, क्योंकि इंडिया एक फेडरल इकोनॉमी है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेवेन्यूज चाहिए और स्टेट्स को भी अपने रेवेन्यूज चाहिए स्टेट को गवर्न करने के लिए। तो जब जीएसटी आया तो ऑब्वियसली रेवेन्यू अभी भी दोनों को ही चाहिए, क्योंकि सेंटर को भी अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री यूनिफॉर्म देखना है और स्टेट्स को अपने अपने स्टेट्स को गवर्न करना था। तो ऐसे में बोला गया कि जब जीएसटी आप चार्ज करेंगे तो आप जीएसटी 50-50% पे चार्ज करेंगे, यानी अगर मान लीजिए किसी आइटम का टैक्स रेट 18% है तो आप सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% लेंगे, सो दैट रेवेन्यू दोनों गवर्नमेंट्स के पास जाए, सेंटर को भी और स्टेट को भी। तो ये यूटी कहां से आया? अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन आप किसी यूनियन टेरिटरी में कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चंडीगढ़, तो अगर आपने चंडीगढ़ में कोई ट्रांजैक्शन किया है तो वहां पे तो स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं कोई, बिकॉज इट इज अ यूटी। तो ऐसे में बोला गया कि अगेन होगा वही 18% डिवाइड होगा 99% में, पर 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% यूटी जीएसटी में जाएगा, यानी यूनियन टेरिटरी के फंड में जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बना सिचुएशन कि अगर ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट या विद इन द यूटी होगी तो जो रेवेन्यू है वो 2 हिस्सों में बटेगा, और वो 2 हिस्सों में से एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और एक हिस्सा उस लोकल गवर्नमेंट का है जहां पे वो ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड जब हम बोलते हैं तो इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब होता है ऑल टुगेदर, इकट्ठा, मिला जुला। तो यहां पर आईजीएसटी का मतलब है टोटल जीएसटी, सबका मिलाकर एक साथ। मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन हुआ दिल्ली से महाराष्ट्र, तो आप अब यहां पर अगर बात करेंगे तो देयर आर 3 गवर्नमेंट्स विच आर इन्वॉल्व, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड द सेंटर गवर्नमेंट। और जीएसटी क्योंकि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेस्टिनेशन रहेगी अगर दिल्ली से माल जा रहा है महाराष्ट्र में, और सेंटर है। बट एज अ बिजनेस पर्सन अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में रहकर मुझे हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी का अलग अलग जीएसटी अगर चार्ज करना पड़ जाए तो मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी प्रैक्टिकली इनवॉइसिंग करते समय या अकाउंटिंग मेंटेन करते समय। तो टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम एंड टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, सिंपल सा ये बोला गया कि आप जो जीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में चार्ज करेंगे वो आपको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। यू चार्ज द अमाउंट in a consolidated form by the word IGST, और गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑन इट्स ओन आईजीएसटी का कैसे डिवीजन करना है, किस स्टेट को, किस यूटी को, कितना कितना देना है, दैट विल बी टेकन केयर एट द बैक एंड। एज एंड यूजर्स हम लोग को उसको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा ट्रांजैक्शन स्टेट बाउंड्री या यूनियन टेरिटरी के बाउंड्री के अंदर हो रहा है, बॉर्डर के अंदर हो रहा है। अगर हो रहा है तो टैक्स 2 नाम से चलेंगे, सी एंड एस या यू, और अगर आपका ट्रांजैक्शन स्टेट को क्रॉस कर रहा है तो सिंपली आईजीएसटी विल बी लेविड। Now let's see what are the advantages of GST.
अभी हमने नीड फॉर जीएसटी समझा था, तो जो नीड थी, अगर वही नीड हमारी पूरी हो जाए तो वही जीएसटी के एडवांटेजेस हैं। अगर देखा जाए तो हमारे को लगता था पूरे देश में अलग अलग टैक्सेस हैं तो बहुत कंफ्यूजन है, तो जीएसटी ने उस कंफ्यूजन को खत्म किया, एक देश एक टैक्स आ गया। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। हमने बोला कास्केडिंग इफेक्ट बहुत था पहले वाले टैक्सेस में, तो जीएसटी ने उसी को एलिमिनेट कर दिया। दैट इज द एडवांटेज ऑफ जीएसटी। यस, वेरी ट्रू, जीएसटी कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। पहले वाले जो प्रोसीजर्स थे वो बड़े कंफ्यूजिंग थे, बड़े सारे कंप्लायंसेस थे क्योंकि मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस थे, मल्टीपल टैक्सेस थे। जीएसटी सब ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज्ड है, चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, तो इसीलिए सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया। ये भी एडवांटेज है क्योंकि अब एक इंसान अगर जीएसटी को समझ लेता है तो वो अपना एटलीस्ट अकाउंटिंग और टैक्स कंप्लायंस का काम खुद से कर सकता है, बिकॉज द सिस्टम इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कंप्लायंसेस लेस हो गई, ऑब्वियसली जब रजिस्ट्रेशन के मल्टीप्लिसिटी खत्म हुई तो कंप्लायंसेस भी कम हो गई। पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी है टैक्सेस की, क्योंकि जब एक देश में एक टैक्स लगेगा तो यूनिफॉर्म सिस्टम रहेगा। आप चाहे महाराष्ट्र में बिजनेस करें, कर्नाटका में बिजनेस करें, तमिलनाडु में बिजनेस करें, दिल्ली में बिजनेस करें, एवरीवेयर द सिस्टम इज यूनिफॉर्म क्योंकि सब कुछ जीएसटी से गवर्न होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज रेगुलेटेड अंडर जीएसटी। इंडिया में बड़े सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे जो फंक्शन कर रहे थे बट उनका कोई रिकग्निशन नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी। पर जीएसटी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी रेगुलेट किया क्योंकि रजिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस हैं उसमें ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ बिजनेस एंड एवरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस इज कवर्ड, so GST has regulated the unorganized sector as well. आगे देखते हैं। अब जीएसटी के बारे में हो गया, जीएसटी का जरूरत समझ आ गया, जीएसटी की फायदे समझ आ गए। अब देखते हैं जीएसटी है क्या। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म सबको पता है। जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो क्योंकि नाम में ही गुड्स एंड सर्विस की बात हो रही है तो ये गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। तो जीएसटी क्या है? एक ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस या दोनों की सप्लाई पे लगता है। यानी अगर कोई बिजनेसमैन गुड्स की सप्लाई कर रहा है या सर्विस की सप्लाई कर रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर रहा है तो उस पे जीएसटी लेवी होगा, बिकॉज जीएसटी आया है for all types of goods and services. But there is an exception to this rule कि जीएसटी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सप्लाई पे नहीं लगता। जब जीएसटी लॉ बन रहा था, जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाज केप्ट आउट ऑफ जीएसटी। तो आज भी अल्कोहलिक लिकर पर लोकल वैट लगता है, जो भी लोकल टैक्सेस होते हैं वही लेवी होते हैं, वो जीएसटी में कवर नहीं होता। अगर हम एज अ लेमैन बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी गुड, एवरी काइंड ऑफ सर्विस, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आज की डेट में जीएसटी के अंदर आता है, तो उन सब पे जीएसटी चार्ज होता है। हाँ, देयर इज अ नोट बिलो द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी दैट पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो अभी के लिए जीएसटी में कवर नहीं किए गए हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल ऑन अ लेटर डेट जब उनको लगेगा कि हाँ अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी लगा सकते हैं, उस दिन के बाद नोटिफिकेशन आने के बाद जीएसटी चार्ज होगा इन सब के ऊपर भी। बट अभी जीएसटी नहीं चार्ज हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। Tax liability will arise when the aggregate turnover crosses the threshold limit, that is 40 lakh of goods and 20 lakh for goods and service. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी कब आती है? जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। यानी
एक छोटा व्यापारी जिसका बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस है, बहुत कम टर्नओवर होती है, वो जीएसटी के कंप्लायंस में फंसे और उसको कंप्लाई करना पड़े जीएसटी लॉ को, ऐसा नहीं मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि जीएसटी में एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है जो कि है 40 लाख गुड्स के लिए और 20 लाख ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ बिजनेस ऑफ सर्विस करते हैं या गुड्स एंड सर्विस दोनों का बिजनेस करते हैं। अगर कोई वॉलंटरीली चाहता है कि उसकी टर्नओवर भले ही 40 लाख से कम है पर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल। तो आप वॉलंटरी बेसिस पर भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ योर थ्रेशोल्ड। बट नॉर्मली जो कंपलसरी केस होता है वहां पर 40 लाख का लिमिट रखा गया है कि आपको अगर 40 लाख की लिमिट आपकी एक्सीड हो रही है गुड्स के केस में, 20 लाख की लिमिट एक्सीड हो रही है सर्विस के केस में, देन रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रखे गए हैं जहां पर की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख नहीं है, 20 लाख रखी गई है। वो स्टेट्स के नाम है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी एंड उत्तराखंड। तो नाम याद रखने के लिए 7 नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं वो आते हैं इसके अंदर और उत्तराखंड आता है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया है जीएसटी के अंदर, और उसमें अभी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख नहीं करी गई है बिकॉज ऑफ द साइज एंड द ज्योग्राफिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो वहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट अभी 20 लाख है, यानी अगर वहां पे कोई बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस में टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर रहा है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमें एक जीएसटी नंबर मिलता है जिसको हम जीएसटी आईएन बोलते हैं। तो जीएसटी आईएन होता क्या है? इट इज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे वैट के समय पे टिन होता था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो बोलते थे टिन नंबर है एक वैट रजिस्टर्ड डीलर का। तो जीएसटी के अंदर टिन ही है बेसिकली, बट उसको गुड्स एंड सर्विस का रजिस्ट्रेशन बोला गया, इसलिए जीएसटिन है, वो जीएसटी आईएन है। ये एक 15 कैरेक्टर का यूनिक कोड होता है। It is basically a registration number, a unique identification number for a registered person, जो हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे हमें मिलता है जब हम जीएसटी अप्लाई करते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद हमें एक 15 कैरेक्टर्स का जीएसटी नंबर एलोकेट किया जाएगा जो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स होता है। वो कंप्लीटली न्यूमेरिक नहीं है, कंप्लीटली अल्फाबेटिकल नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं क्लियरली जो 15 कैरेक्टर्स हैं उसको डिवाइड किया है मैंने, शुरू में 2 कैरेक्टर्स, देन 10 कैरेक्टर्स, देन 1 कैरेक्टर, देन अगेन 1 मोर कैरेक्टर एंड द लास्ट कैरेक्टर। तो ये जो जीएसटी का 15 कैरेक्टर का नंबर है, शुरू के 2 कैरेक्टर्स स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उसको बोला गया है स्टेट कोड। मतलब कि अगर आप किसी भी स्टेट में जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे तो आपका कोई ना कोई तो एक फिक्स्ड प्रीमिसेस ऑफ बिजनेस होगा जिसको आप रजिस्टर करवाएंगे, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बताएंगे। तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस जिस भी स्टेट के अंदर होगा उस स्टेट को आइडेंटिफाई इस 2 डिजिट से किया जाता है स्टेट कोड के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर ये जो जीएसटी नंबर का एग्जांपल मैंने लिया ये दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज व्हाई इट इज 07। अगर आप किसी और स्टेट की बात करेंगे, लेट्स से वेस्ट बंगाल, तो वहां 19 होगा। अगर आप हरियाणा बोलेंगे तो 06, 09, अलग अलग हर स्टेट के लिए, हर यूनियन टेरिटरी के लिए कोड है। तो आपको ये 2 डिजिट अपने स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करते हैं। आफ्टर दैट ये जो 10 कैरेक्टर्स हैं, दिस इज द पैन। तो जो भी टैक्स पेयर जीएसटी में रजिस्टर हो रहा है वो पैन, उसका पैन नंबर यहाँ पर आता है, यानी जीएसटी इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद योर पैन डेटा। तो अगर आप जीएसटी में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो पैन पे रिकॉर्ड हो रही है आपके। तो जीएसटी के बाद जीएसटी में फिर आता है आपका पैन नंबर। आफ्टर दैट यहाँ पे 1 दिख रहा है, एक नंबर, एक डिजिट है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ द पैन होल्डर, यानी इस पैन पर इस स्टेट में कितने जीएसटी अप्लाई हुए हैं। अगर मान लीजिए मैं अपना ही एग्जांपल लूं, मैंने दिल्ली में पहली बार अपना जीएसटी अप्लाई किया तो इट विल बी नंबर 1। दिल्ली में ही अगर मेरा दूसरा जीएसटी नंबर अप्लाई हुआ तो इट विल बी नंबर 2। अगर दिल्ली में मैंने तीसरी बार जीएसटी अप्लाई किया तो नंबर 3। तो जीएसटी लॉ क्या कहता है कि अगर आप अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में हैं, आप अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेसेस में हैं, आप ट्रेडिंग भी करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, आप
एक्स आइटम बेच रहे हैं, वाई आइटम बेच रहे हैं, तो आपको एक कॉमन रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। तो ऐसे में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जब आप लेंगे तो ये डिजिट जो है यहाँ पर 13th कैरेक्टर दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, 1 2 3 4 यहाँ पर चेंज होता जाएगा। 14th कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट इज केप्ट एज जेड, यहाँ पर हमेशा जेड रहता है। इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी टैक्स पेयर। जो भी जीएसटी एप्लीकेशन जाएगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, तो उसमें 14th कैरेक्टर विल ऑलवेज बी जेड। लास्ट कैरेक्टर जो हमारा होगा वो अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, इसका कोई फिक्सेशन नहीं है। यहाँ पर अल्फाबेट भी आ सकता है, यहाँ पर नंबर भी आ सकता है। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। व्हाइल द सिस्टम इज एलोकेटिंग अ जीएसटी नंबर, तो सिस्टम रैंडमली नंबर या अल्फाबेट कुछ भी यहाँ पर ला देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी आईएन। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू जीएसटी के जो बेसिक्स हैं, जीएसटी के बारे में, जीएसटी का बैकग्राउंड समझ आया होगा। And in case you have any queries, you can write on to us on our website, or you can subscribe to our channel and give it the comments so that we can solve your queries. So meet you next time with more such informative videos. Thank you.